हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका प्रेरक आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों को पता है कि बीपीएससी 69वीं की जो एक परीक्षा तिथि है वो घोषित कर दी गई है। 30 सितंबर 2023 को परीक्षा की तिथि संभावित है। उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी उस दिशा में, और आप लोग और बेहतर करने का प्रयास कर रहे होंगे। उसी कड़ी में आज हम बीपीएससी 69वीं के लिए बेहतरीन रणनीति का वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आप लोगों को पूरी रणनीति बताई जाएगी कि कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं, उसके कितने महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। इसमें आप लोगों को 165 महत्वपूर्ण टॉपिक बताया जा रहा है। अगर आप जाके देखेंगे बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर को, तो देखेंगे कि कहीं ना कहीं इसी सारे टॉपिक से सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, मेरा हर बार प्रीलिम्स निकालने का अनुभव रहा है और इसी अंतिम समय में मैं इसी को पढ़ता आया रहा हूँ। और आज मैं आप लोगों के समक्ष यही टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे इसको अध्ययन करें और किस तरीके से प्रीलिम्स को आसानी से निकाला जा सकता है। आप लोगों को समय पता है कि समय बहुत ही कम बचा है, तकरीबन 70 दिन बचे हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। तो अब आप लोगों को बहुत ही रणनीतिक रूप से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कंपटीशन बहुत ही टफ होने वाला है। सीटों की संख्या चूँकि कम है, और दूसरा ये कि यूपीएससी के जो छात्र सफल नहीं हो पाए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, जो यूपी पीसीएस के छात्र सफल नहीं हो पाए, वो सारे छात्र जो हैं बीपीएससी को बहुत अच्छे तरीके से देने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों को पता है कि मात्र टॉप 1% लोगों का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई होता है। अगर आप प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं करते हैं तो मेंस में बैठने का मौका ही नहीं मिल पाता है आपको। तो इसलिए प्रीलिम्स को बहुत ही बेहतरीन ढंग से देने की आवश्यकता है, और हो सकता है इस बार निगेटिव मार्किंग 1/3 रहने की संभावना हो, तो उस तरीके से भी प्रैक्टिस करना आप लोगों के लिए श्रेयस्कर रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के रणनीतिक टॉपिक पे कि कैसे बीपीएससी की तैयारी की जाए बेहतरीन तरीके से, कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देने के बाद 30 सितंबर की शाम को आप लोगों को पता रहे कि हमको जो है 1 अक्टूबर से मेंस की तैयारी करनी है। क्योंकि मेंस में भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मात्र 60 दिन बचते हैं मेंस की तैयारी के लिए, जो कि अपने आप में बहुत ही कम समय है। तो अगर आप लोगों को 30 सितंबर को पता रहेगा कि हम मेंस दे रहे हैं, अगर काट पीट के 100 क्वेश्चन ऊपर कर रहे हैं सही, तो आप मेंस देने की स्थिति में होंगे। और ज़रूरत है कि आप लोग प्रीलिम्स को इतने अच्छे से दे लें कि आप लोगों को रिजल्ट की चिंता न रहे कि रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए इसी कड़ी में हम लोग शुरुआत करते हैं। बात करेंगे हम लोग 165 महत्वपूर्ण टॉपिक की, जिसमें जो बीपीएससी के 8 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर, बिहार स्पेशल और मैथमेटिक्स। तो इस 8 टॉपिक में कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है। अब समय 70 दिन में ये नहीं रहेगा कि आप पूरे के पूरे चीज़ों को उठा के पढ़ें। अगर आप इतिहास पढ़ने जाएंगे तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत को पढ़ने में ही 2 महीने समय बीत जाएंगे। तो अगर आप देखेंगे सिर्फ इन 165 टॉपिक को पढ़ के जाएंगे, और ज़रूरी नहीं है कि मैं बोल रहा हूं तो आप पढ़ें ही, आप जाके बीपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन को उठाएं और इस टॉपिक को मिला के देखें, तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं सिर्फ इसी टॉपिक से बीपीएससी में हर बार क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो अब आवश्यकता है आप लोगों को सटीक होने की, अपने आप को प्रिसाइज करने की, जिससे कि आप लोगों की तैयारी और अच्छे तरीके से हो सके। शुरुआत करते हैं हम लोग इतिहास के टॉपिक से, कि इतिहास में कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता, महाजनपद काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, अशोक शिलालेख, प्राचीन बंदरगाह, प्राचीन विदेशी यात्री, प्राचीन वंश के संस्थापक और अंतिम शासक। फिर देखेंगे मौर्य काल के प्रशासन और साहित्य, गुप्त काल के प्रशासन और स्थापत्य कला, वैदिक काल के सामाजिक और आर्थिक जीवन, शिवाजी और उसके प्रशासन और अष्टप्रधान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोगों ने देखा है। चोल साम्राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे हर बार चोल साम्राज्य से और विजयनगर साम्राज्य से एक न एक प्रश्न देखने को मिलता ही है। पिछले बार भी आप लोगों से पूछ दिया गया था कौन से शासक जो है अपने माँ के नाम पर उन्होंने नगर बसाया था, नागलापुरम। तो आगे भी हम चर्चा करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हल करना है, ठीक है। फिर बात करते हैं भारतीय दर्शन की, तो उससे क्वेश्चन पूछी जाएगी आप लोगों से। अरब में जो चीनी यात्रियों का विवरण है, अरब यात्रियों का और चीनी यात्रियों का विवरण है, उनको भी पढ़ लेंगे आप लोग। उसके बाद है मध्यकाल के शासक। अब अगर देखेंगे दोस्तों तो आप लोगों को पता है कि मध्यकाल की शुरुआत जो है 1206 से, जब गुलाम वंश की स्थापना हुई थी, तो उस समय से मध्यकाल की शुरुआत होती है। यानी कि अगर मध्यकाल में देखेंगे तो सल्तनत काल और मुगल काल 2 कालों में बांट के मध्यकाल को देखा जाता है। लेकिन अगर देखेंगे आप तो पूरे मध्यकाल में, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मध्यकालीन इतिहास से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, तो पूरे मध्यकाल के सारी चीज़ों को पढ़ने का आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ पर लाया हूँ, आप लोगों को बताऊँगा कि ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब, बहादुर शाह द्वितीय। अगर आप सिर्फ इतने शासक को पढ़ लेते हैं तो बीपीएससी में आप देखेंगे कि सिर्फ यही इतने शासक से जो है सारे के सारे मध्यकाल से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। इसमें एक अगर बिहार की बात करें, बिहार स्पेशल की,
तो शेरशाह सूरी, आप शेरशाह सूरी को भी पढ़ लेंगे तो उनके प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन या उनके किए गए कार्य से संबंधित प्रश्न आने की संभावना रहती है। तो मध्यकाल के पूरे चैप्टर को पढ़ने से बेहतर है कि आप सिर्फ इस चैप्टर को पढ़ लें और जाके बीपीएससी के पुराने क्वेश्चन से मैच करके देख लें आप लोग, तो इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं 18 नंबर टॉपिक की। तो सूफी संप्रदाय है, चिश्ती संप्रदाय, सुहारवर्दी संप्रदाय, तो जितने भी चिश्ती सिलसिले से जुड़े हुए सूफी संत थे उनके कौन कौन से स्थान पे उनके मज़ार बने हुए हैं, उन्होंने कौन कौन से कार्य किए, वो किसके शासक के दरबार में रहते थे, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है अगर आप देख लेंगे तो आप उसको हल करने की स्थिति में होंगे। फिर मुगल काल का प्रशासन, साहित्य और स्थापत्य एक्ट जो है 1773 से लेके 1935 तक के एक्ट जितने भी हैं उसको आप पढ़ लेंगे, उससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होगी। फिर 1935 के बाद जो है आपका कैबिनेट मिशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्रिप्स मिशन से पूछे जाते हैं, वेबल प्लान से भी पूछे जाते हैं और माउंटबेटन योजना से पूछे जाते हैं। तो 1935 के बाद आप इतने टॉपिक को भी तैयार कर लेंगे, उससे ही प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी। उसके बाद है कांग्रेस का गठन, कांग्रेस के गठन से पूर्व की संस्थाएं, कांग्रेस की बैठक और अध्यक्षता। तो इससे आप देखेंगे हर साल 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 2 चीज़ महत्वपूर्ण हो जाती है, एक तो कि कांग्रेस के बैठक में कौन सी बैठक कहाँ पे हुई थी, खासकर जो बिहार में बैठक हुए थे, और दूसरी कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी और किसने नहीं की थी, ये भी पूछे जाते हैं। और तीसरा प्रश्न कि महिलाओं की जो इसमें भागीदारी है वो कितनी थी, मतलब कौन सी महिला ने किस वर्ष अध्यक्षता की थी, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली जो है महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो एनी बेसेंट होता है। अगर पूछे पहली भारतीय महिला कौन थी तो वो सरोजिनी नायडू है। तो आप क्या करेंगे, इसको देख लेंगे अच्छे तरीके से, यहाँ पे गलत करने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, फिर है पुस्तक और रचयिता। आप देखेंगे हर साल अनहैप्पी इंडिया पूछ दिया जाता है, हिंद स्वराज पूछ दिया जाता है, इंडिया डिवाइडेड पूछ दिया जाता है। तो हर साल आप देखेंगे कि एक न एक पुस्तक पूछे जाने की परंपरा रही ही रही है बीपीएससी से। तो आप पुस्तक और रचयिता अगर पढ़ लेंगे, और मैं बताऊंगा कि सिर्फ एक किताब पढ़ने से इन सारे प्रश्नों में आप 90% प्रश्नों को हल करने की स्थिति में होंगे, वो मैं आगे भी बताऊँगा पुस्तकों की सूची के बारे में। फिर है गवर्नर जनरल और वायसराय, इससे भी आप देखेंगे प्रतिवर्ष एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर विभिन्न क्रांतिकारी संगठन, संस्थापक और स्थान, युद्ध, वर्ष, तिथि, परिणाम और समझौता, जितने भी युद्ध हुए हैं खासकर 1857 से लेके 1947 तक जितने भी आधुनिक काल में युद्ध हुए, उसके सारे प्रश्न, उसके सारे चीज़ों को आप देखेंगे कौन कौन से छोटे छोटे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि पलासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757 को। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 22 अक्टूबर जो है 1764 को। फिर जो है 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई। तो आप देखेंगे बीपीएससी में डेट पूछने की परंपरा रही है, तो आप डेट को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। महात्मा गांधी किस तिथि को पटना पहुँचे, महात्मा गांधी किस तिथि को चंपारण पहुँचे, तो तिथि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए आप तिथि और बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 7 अगस्त, 15 जुलाई, 7 अगस्त, 16 अक्टूबर, तीनों तिथि महत्वपूर्ण है। तो इस तरह के प्रश्न जितने भी होते हैं जहाँ पे डेट की परंपरा रही है पूछे जाने की, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से देख लेंगे। फिर 1857 का विद्रोह, अपने आप में ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक तो कि पूरे देश के लिहाज से ये महत्वपूर्ण है कि पूरे भारत में इस तरह के ये जो एक 1857 की विद्रोह हुई थी, तो उसमें कौन कौन जगह पे हुए, कौन कौन से नेता इसमें भाग लिया। और बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे तो बाबू कुंवर सिंह से लेके जगदीशपुर, आरा और जो भी चीज़ें थी, दानापुर थी, अमर सिंह थे, रथमंजन सिंह थे, निशांत सिंह थे, तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती है, आप इसको भी देखते चलेंगे। फिर किसान आंदोलन है, आप जानते हैं कि ये बहुत ही हॉट टॉपिक है बीपीएससी के लिए, चाहे वो प्रीलिम्स के लिहाज से हो या मेंस के लिहाज से हो। इसमें जो है स्वामी विद्यानंद के बारे में पूछा जाता है, स्वामी सहजानंद के बारे में पूछा जाता है, प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ पूछा जाता है। तो ये भी टॉपिक जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर बात करेंगे हम गांधी युग की, तो गांधी युग की शुरुआत जो होती है, आपको पता है कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए थे और उसके बाद जो है उन्होंने प्रथम सत्याग्रह में चंपारण में भाग लिया था। तो तब से लेके 1942 के करो या मरो जो उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में नारा दिया था, तब तक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो गांधी युग से संबंधित जितने भी आंदोलन हुए उसमें बिहार के का क्या प्रभाव था। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों से पूछ दिया जाता है कि 11 अगस्त 1942 को जो बिहार में गोलीकांड हुआ था सचिवालय में, उनमें कौन कौन से छात्रों ने भाग लिया था, ठीक है, तो उनके बारे में पूछ दिया जाता है। तो ये सारे टॉपिक जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसको आप अच्छे तरीके से देख लेंगे। फिर बाल गंगाधर तिलक और दादा भाई नौरोजी, ये दोनों टॉपिक सेपरेट रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप देखेंगे जो है बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा नारा दिया था ये पूछ लिया जाता है, दादा भाई नौरोजी के बारे में पूछ दिया जाता है, ठीक है, तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे। फिर जनजातीय आंदोलन, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो अगर आपने मेंस की तैयारी पहले
अच्छे से की है तो आप प्रीलिम्स के भी सवाल को हल करने की स्थिति में होंगे। अगर नहीं भी आप लोगों किए हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो जनजातीय आंदोलन जितने भी बिहार से संबंधित हुए हैं और भारत में हुए हैं उनको आप एक बार सिलसिलेवार ढंग से देख लेंगे तो सारे प्रश्नों को हल करने की स्थिति में होंगे और इससे बहुत ही आसान प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। आप जाकर देखेंगे बीपीएससी के PYQ में तो 1857 में कौन थे प्रधानमंत्री, 1942 में कौन थे, 1946 में कौन थे। तो इस तरह के प्रश्न जो है बीपीएससी में अक्सर पूछे जाते रहे हैं। तो ये हुए आपके हिस्ट्री के प्रश्न। ये 30 टॉपिक है कुल हिस्ट्री के। अगर आप ये 30 टॉपिक को तैयार कर लेते हैं और सिर्फ घटना चक्र अगर आप जाके देखेंगे तो घटना चक्र में जितने भी प्रश्न हैं उसको आप लगा लेते हैं और साथ ही साथ जो उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उसको आप पढ़ लेते हैं और साथ ही साथ लुसेंट का जो 50 पेज का लुसेंट में दिया हुआ है, जो लुसेंट का सामान्य ज्ञान है उसमें 50 पेज का जो हिस्ट्री दिया हुआ है उसको आप पढ़ लेते हैं तो मेरी मानिए कि आप हिस्ट्री के क्वेश्चन में 90% क्वेश्चन को हल करने की स्थिति में होंगे। ये मैं अभी के लिए बता रहा हूँ। अगर एग्जामिनेशन में 70 दिन बचे हैं तो अगर आपको 70वीं की तैयारी करनी होगी तो उसकी रणनीति हो सकती है अलग हो जाए, लेकिन अगर आपको 69वीं देनी है तो उसके लिए आप सिर्फ घटना चक्र और लुसेंट पढ़ लेंगे और PYQ देख लेंगे बीपीएससी के तो सारे प्रश्नों को आप हल करने की स्थिति में होंगे। फिर हम बात करते हैं पॉलिटी वाले सेक्शन में कि पॉलिटी वाले सेक्शन में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाएंगे उसमें। तो एक मैंने हिस्ट्री में बताया है 1773 से 1947 तक का। फिर पंचायती राज और उससे संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं और समिति हैं, जो पंचायती राज समिति पहले बलवंत राय कमेटी थी, फिर अशोक मेहता कमेटी थी, फिर जो है थुंगन कमेटी थी, लिमसिंघवी कमेटी थी, GV राव समिति थी, फिर 73वां 74वां संविधान संशोधन, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 243। तो ये सारे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उससे संबंधित 29 विषय, उस विषय में कौन कौन सी चीज़ें शामिल थीं, ठीक है। पंचायतों का जो है अनुशंसा है कौन है, उससे संबंधित आयोग क्या है, उसका जो उससे संबंधित अनुच्छेद है। तो ये सारे टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो स्थानीय स्वशासन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उसको आप अच्छे तरीके से लक्ष्मीकांत से भी पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ लुसेंट से भी पढ़ सकते हैं। फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद, आप अनुच्छेद के जितने भी महत्वपूर्ण हैं वो सारे आप देख लेंगे। आप देखेंगे कि लक्ष्मीकांत के चैप्टर में अनुच्छेद एक जगह दिया हुआ है, 50-60 अनुच्छेद है महत्वपूर्ण, आप सिर्फ उसको देख लेंगे और लुसेंट में भी अनुच्छेद दिया हुआ है। इस दोनों को के अनुच्छेद को आप देख लेंगे तो सारे के सारे प्रश्न आप हल करने की स्थिति में होंगे। 395 अनुच्छेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ये दोनों पढ़ लेंगे आप क्वेश्चन को हल कर लेंगे। फिर संविधान संशोधन, तो जितने भी महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं, चाहे वो भूमि संबंधी संशोधन पहला हो 1951 का या अंतिम 105वां संविधान संशोधन हो, तो जितने भी संविधान संशोधन महत्वपूर्ण हुए हैं, खासकर जो पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड रहे हैं, 64वां संविधान संशोधन, 73, 74, तो इसको आप देख लेंगे तो इससे भी प्रश्न पूछे जाने की परंपरा रही है बीपीएससी में, ठीक है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 32 की। तो आप लोगों को पता है कि इसमें 5 तरह के जो रिट दिए हुए हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध। तो आप देखेंगे कि इस तरह के जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। इसमें BR अम्बेडकर ने इसको क्या कहा था, संविधान की आत्मा कहा था, ये भी पूछा जाता है। तो इसको आप देख लेंगे, इससे भी प्रश्न पूछे जाने की परंपरा रही है। फिर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर संवैधानिक संस्थाएं से क्वेश्चन पूछे जाती हैं। पार्टी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सी क्षेत्रीय पार्टी है। अभी हाल ही में आप लोगों को पता है कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा मिल गया है, तो हो सकता है कि कौन कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है उससे बारे में पूछ लिया जाए या उसकी क्या क्या अर्हता हैं, ये भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना बन सकती है। फिर EVM संबंधित प्रश्न है। आप लोगों को पता होगा कि पंचायत जो है इलेक्शन हुए हैं अभी, या लोकसभा होने वाले हैं या विधानसभा होने वाले हैं, तो उसमें कौन कौन से EVM का प्रयोग होता है, तो इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाने की परंपरा रही है बीपीएससी में। तो आप इसको भी अच्छे तरीके से देख लेंगे। फिर लोकसभा, राज्यसभा और पंचायती राज संबंधी जो योग्यता है कि उसकी उम्र क्या है, उसकी क्या क्या अर्हताएँ हैं, इनसे भी प्रश्न पूछी जाती हैं, ठीक है। फिर विभिन्न पद संबंधी योग्यता है, विभिन्न आयोग और उसके वर्ष हैं, कौन सा आयोग कब बना था, सरकारी आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, पूंजी कमीशन कब बना था। तो इस तरह के जो आयोग बने थे वो कब बने थे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, इसको भी आप अच्छे तरीके से देख लेंगे। फिर नियुक्ति और नियोक्ताएँ, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, कैग की नियुक्ति कौन करता है, तो इस तरह के जो है लोकसभा अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। फिर जो है राज्य लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, उनकी अर्हताएँ क्या क्या हैं, तो इस तरह के प्रश्न भी आप देख सकते हैं। फिर विधेयक संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। धन विधेयक में क्या है, वित्त विधेयक में क्या है, साधारण विधेयक में क्या है, उसकी जो है जो अध्यक्षता होती है वो कौन करता है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते रहे हैं। फिर सेवानिवृत्ति की उम्र, जज की जो है क्या है, संयुक्त उच्च न्यायालय क्या है, सर्वोच्च न्यायालय क्या है, मानवाधिकार आयोग की क्या है, तो इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं।
फिर मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। इससे देखेंगे आप बीपीएससी में 1 या 2 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं, तो ये तीनों टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फिर देखेंगे आप सूची के बारे में, तो संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, इससे हर बार बीपीएससी में एक प्रश्न पूछा जाता है। कभी मिलान करने के लिए दे दिया जाता है, या कभी ये दे दिया जाता है कि निम्न में से कौन सा जो है किस सूची से संबंधित है, या कौन सा सूची जो है किस स्थान पे है, तो इसको भी आप देख लेंगे। फिर संसद जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो लक्ष्मीकांत इसके बारे में दिया हुआ है संसद चैप्टर के बारे में, आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं। प्रस्तावना में जो है प्रस्तावना पढ़ सकते हैं, इससे संबंधित संविधान संशोधन थे वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में जो आया था, आप उसको भी एक बार देख लेंगे, तो इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप बात करें इसके सोर्स की, तो मेरे हिसाब से लुसेंट, अगर आपने एक बार पढ़ा है लक्ष्मीकांत को कभी भी जीवन में, तो आप लुसेंट भी पढ़ सकते हैं। लुसेंट से आप पर्याप्त रूप से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। कुछ जो चैप्टर हैं, जैसे मान लीजिए कि मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, मौलिक कर्तव्य और संसद खासकर, और स्थानीय स्वशासन, तो ये 3-4 चैप्टर जो है आप लक्ष्मीकांत में भी जाके देख सकते हैं। ठीक है। फिर बात करें हम साइंस की, तो साइंस में मैंने पहले बताया था कि आप जो है एनसीईआरटी के थ्रू जाइए, लेकिन अब जो है समय एनसीईआरटी पढ़ने का नहीं है, तो मैं बताऊंगा कि कौन से सोर्स पढ़ के आप साइंस को बहुत अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। और साइंस में टॉपिक की बात करें तो विटामिन है, हार्मोन है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रकाश संश्लेषण है, रोग रोगाणु है, मात्रक एवं इकाई है। फिर बात करें हम गति, घर्षण, फिर प्रकाश वर्ष, विभिन्न विषयों के जनक, सदिश और अदिश राशियाँ, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि का वेग, मापक यंत्र, स्पेक्ट्रम रंग, तरंगदैर्घ्य सीमा, रासायनिक सूत्र, रासायनिक मान, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याएं। ठीक है। फिर पीएच मान, हरित गृह प्रभाव, मिश्र धातु, रासायनिक नाम, विभिन्न गैस नाम और उपयोग, धातु, अधातु, अयस्क और विभिन्न रसायनों का उपयोग। तो इस तरह के जो चैप्टर हैं, ये साइंस के कुल चैप्टर हैं, आप जाके देख सकते हैं। और आप सोर्स की बात करें तो इसमें आप एक बार लुसेंट का जो साइंस आता है, लुसेंट साइंस स्पेशल, अगर आप उसका अध्ययन अच्छे तरीके से कर लेते हैं, और साथ ही साथ कुछ कॉन्सेप्टल, जो जिस चीज़ में आपको कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, उसमें जाके आप गूगल से भी सर्च करके पढ़ सकते हैं, या आप जाके उस विषय को एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं। नहीं तो अगर आप सिर्फ लुसेंट साइंस पढ़ लेते हैं, जो साइंस स्पेशल आती है किताब, तो आप साइंस में 30 में से 24-25 प्रश्न को हल करने की स्थिति में होंगे, जो कि हमको लगता है कि मोर देन सफिशियंट है। ठीक है। फिर बात करते हैं हम ज्योग्राफी के बारे में, कि ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो दर्रा और राज्य, फसल और खनिज उत्पादक देश, वन्यजीव अभयारण्य, टाइगर रिजर्व, हाथी अभयारण्य, किस वर्ष इनका गठन हुआ था। ठीक है। कौन कौन से वन्यजीव अभयारण्य है भारत में, टाइगर रिजर्व कौन कौन सा है, हाथी अभयारण्य कौन कौन सा है, ये सब, और किस राज्य में अवस्थित हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फिर अपवाह तंत्र, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, इससे प्रश्न हर बार पूछे ही जाते हैं आपसे। या तो अपवाह तंत्र के बारे में पूछ लिया जाए पूरे के पूरे, या ट्रिब्यूटरी के बारे में पूछ लिया जाए, तो इसको आप अच्छे तरीके से देख लेंगे। फिर सीमा रहित स्थललुद्ध देश, आप देखेंगे हर बार बीपीएससी से एक बार क्वेश्चन पूछी जाती है ये, कि कौन सा देश जो है स्थललुद्ध है और कौन किस किस देशों से घिरा हुआ है। तो आप एक बार मैप देख लेंगे तो इससे आपकी स्थिति क्लियर हो सकती है। फिर जनजाति, भारत की जनजाति और विश्व की जनजाति। फिर द्वीप जितने हैं उसके बारे में पूछा जाता है। कोपेनहेगन का जो जलवायु का जो वर्गीकरण है उससे पूछे जाते हैं प्रश्न। बिहार मैप से संबंधित एक प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं, इसलिए आप बिहार मैप को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। मैंने अपने एक सेपरेट वीडियो में पूरे बिहार मैप के बारे में बताया है, आप जाके वहाँ से भी देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास मैप है बिहार की, तो उससे भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। फिर जलवायु वर्गीकरण चैप्टर है, गारो खासी जयंतिया पठार है, जल मार्ग और राजमार्ग हैं, नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे हैं, भारत और बिहार की मिट्टियाँ, साथ साथ भारत की नदी घाटी परियोजना, नहर एवं डैम, खनिज अयस्क उत्पादक देश और राज्य, महासागरीय सीमाएं, भारत की झीलें, ब्रह्मांड की संरचना, नदी घाटी परियोजनाएं, अक्षांश देशांतर, चट्टानें, भूकंप एवं ज्वालामुखी, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन की सीमाएं, पृथ्वी की परत एवं संरचनाएं और घास के मैदान, मरुस्थल, बिहार सरकार की विभिन्न परियोजनाएं, बिहार की किसी जलवायु क्षेत्र और बिहार की जीआई टैग प्राप्त वस्तुएं। तो इतनी जो टॉपिक हैं वो ज्योग्राफी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर आप बात करें ज्योग्राफी के सोर्स की, तो आप 2 सोर्स से जा सकते हैं। एक तो कि 11 और 12 की एनसीईआरटी, इसको आप अभी भी पढ़ सकते हैं।
आप चाहें तो एक दिन में एक एनसीईआरटी खत्म हो जाती है, तो आप एक बार दोनों मिला के 4 बुक हैं, 11 की 2 और 12 की 2, तो दोनों जो अपडेटेड वर्जन है उसको आप लेके पढ़ सकते हैं। नेट पे भी वो अवेलेबल है, वहाँ से भी ले आके पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ लुसेंट में जो दिया हुआ है सामान्य ज्ञान वाली किताब में, उसमें जो दिया हुआ है बिहार मतलब भारत का भूगोल, आप उसको भी देख सकते हैं। तो ये 2 सोर्स जो है ये भूगोल के लिए मोर देन सफिशिएंट होता है। इससे 10 से 15 प्रश्न पूछाने की परंपरा रही है। तो अगर आप ये 2 सोर्स अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो 10 से 12 प्रश्न हल करने की स्थिति में आप होंगे। अब बात करते हैं हम अर्थशास्त्र के बारे में, इसमें कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इसमें देखेंगे आप पंचवर्षीय योजनाएं, बेसिक टर्म ऑफ इकोनॉमी, समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसको आप माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी बोलते हैं, हरित क्रांति, जनगणना, वित्त आयोग, समितियां, इंडेक्स, फसल उत्पादक राज्य, जीडीपी, जीएसडीपी, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई और इंडेक्स। ठीक है, तो आप अगर ज्योग्राफी के इतने चैप्टर को पढ़ लेते इकोनॉमी के इतने चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो आप सारे के सारे प्रश्न इकोनॉमी के हल कर सकते हैं। इसके लिए जो 2 किताब आती हैं, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी जिसको समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, आप उसको देख लेंगे। और साथ ही साथ जो करंट से जुड़ी घटनाएं हैं अर्थशास्त्र से, उसको देख लेंगे तो आप इकोनॉमी के सारे प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं हम करंट अफेयर की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है दोस्तों। आप लोगों को पता है कि करंट अफेयर में 30 से लेकर 40 तक के प्रश्न पूछने की संभावना रहती है। इसको प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है उसके आधार पर मैंने जिस टॉपिक का चयन किया है, आप जाके मिला के देखेंगे तो लगभग जो है कमोबेश इसी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाने की परंपरा रही है बीपीएससी में। देखेंगे इसमें कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो देश और राज्य की योजनाएं, और कोई जो योजनाएं देश राज्य में चलाई गई या केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं पिछले साल भर के। संगठन और समूह की बैठक, बिम्स्टेक की बैठक कहाँ हुई, आसियान की बैठक कहाँ हुई, तो इतने जितने भी संगठन हैं उनकी बैठक कहाँ हुई है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर भारतीय प्रधानमंत्री की बैठक एवं यात्रा, साथ ही साथ राष्ट्रपति की भी और मंत्री की भी जो बैठक हुई हैं या यात्राएं हुई हैं विदेश की, वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वहाँ जाके उन्होंने समझौता कब किया, किस डेट को किया, यह भी तिथि महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आप बार बार मैं बोल रहा हूँ कि आप तिथि को जो है बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। फिर किसी भी देश में भारत का अभियान, जैसे अभी जो है ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया, ऑपरेशन दोस्त चलाया गया, ऑपरेशन गंगा चलाया गया, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। फिर है भारत के सभी पुरस्कार, जैसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, इस तरह के जो पुरस्कार होते हैं। अभी आपको हाल ही में जो गांधी शांति पुरस्कार दिया गया गीता प्रेस गोरखपुर को, तो इस तरह के पुरस्कार जो है वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भारतीय संगठनों के प्रमुख, इसरो के प्रमुख कौन है, डीआरडीओ के प्रमुख कौन है, तो जो संगठन है भारत के जितने भी, फिक्की के प्रमुख कौन है, एसोचैम के कौन प्रमुख हैं, तो जो संगठन है उनके जो प्रमुख हैं वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फिर नोबेल पुरस्कार, आप देखेंगे हर बार जो है नोबेल पुरस्कार से एक प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर बात करेंगे हम युद्धाभ्यास की, तो अभी हाल ही में नोमैडिक एलिफेंट जो है भारत मंगोलिया के बीच में हो रहा है उलान बटोर में, तो इस तरह के जितने भी युद्धाभ्यास होते हैं, सूर्यकरण होता है भारत नेपाल के साथ, तो जितने भी युद्धाभ्यास हुए हैं या आगामी होने की संभावना है उसको आप देख लेंगे अच्छे तरीके से। फिर ऐप, जो भारत सरकार और बिहार सरकार द्वारा ऐप विकसित किया गया है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। जैसे इंद्रव्रज ऐप लॉन्च किया गया है बिहार सरकार द्वारा, बिहान ऐप लॉन्च किया गया है, बिहार परिवहन द्वारा जो है चलो ऐप लॉन्च किया गया। तो इस तरह के जितने भी ऐप हैं उसको आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, फिर मिसाइल और डीआरडीओ का जो और इसरो का इनिशिएटिव है उसको आप देख सकते हैं। पुस्तक एवं रचयिता, आप देखेंगे कि इससे एक प्रश्न हर बार पूछा जाता है, तो जितने भी नए पुस्तक लिखे गए हैं उनके रचयिता कौन है उसको आप देख लेंगे। फिर देखेंगे आगामी खेल का आयोजन, विभिन्न खेलों के विजेता, जैसे टेनिस में हुआ या विश्व कप हुआ या पैरा ओलंपिक हुआ या और भी जितने भी खेल होते हैं, बैडमिंटन का ओलंपिक हुआ या कुछ भी हुआ, तो जितने भी खेल हुए हैं पिछले साल भर में उनके जो विजेता रहे हैं और कहाँ आयोजित हुई है इसको आप अच्छे तरीके से देख लेंगे। खासकर टेनिस और क्रिकेट, ये 2 और बैडमिंटन, इस 3 खेल को बहुत अच्छे तरीके से आप देख के जाएंगे। फिर है विभिन्न राज्यों की परियोजनाएं, देशों के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इससे हर बार एक प्रश्न पूछा जाता है। रैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। जैसे अभी अगर मान लीजिए कि बात करें पासपोर्ट इंडेक्स की, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ है अभी हाल ही में, उसमें भारत की रैंकिंग जो है 80 है। पिछले साल से 5 रैंक इंप्रूव किया है भारत ने, 85 से 80 पे आया है। और इसमें प्रथम स्थान किसका है, तो सिंगापुर का है। तो इससे जितने भी क्वेश्चन है आप अगर देखेंगे दोस्तों, तो बीपीएससी में अब थोड़े डीप जाके पूछने की परंपरा रही है। तो जो भी टॉपिक आप पढ़ें, कोशिश करें कि उसकी समग्र अध्ययन की जाए, कम पढ़ें लेकिन समग्रता से अध्ययन करें। ठीक है, फिर ओलंपिक, विश्व कप से रिलेटेड क्वेश्चन जो है उसको देख लेंगे। फिर राज्य चुनाव में जितने भी प्रश्न हैं, उनके कौन राज्यपाल थे, कौन मुख्यमंत्री बने, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको भी आप देख सकते हैं। फिर प्रथम विश्वविद्यालय और संस्थानों की स्थापना और बिहार में देश का पहला इनिशिएटिव, वैसी चीज़ें जो बिहार में पहली बार स्थापित हुई है, इसको भी आप अच्छे तरीके से देख लेंगे। फिर बात करेंगे हम गणित की,
गणित में कौन कौन से चैप्टर महत्वपूर्ण हैं? तो नंबर सिस्टम, औसत, समय कार्य, प्रतिशतता, समीकरण, क्षेत्रमिति, सांख्यिकी, रीजनिंग से संबंधित प्रश्न और नाव दूरी से संबंधित प्रश्न ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग बिहार स्पेशल की। बिहार स्पेशल में कौन कौन से चैप्टर महत्वपूर्ण हैं? सॉरी, मैंने आप लोगों को ऊपर बताया नहीं। अगर आप बात करें करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर की दो चीज़ें हैं। अगर आप प्रतियोगिता दर्पण या कोई भी मंथली मैगजीन फॉलो कर रहे हैं तो आप उसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। साथ ही साथ कोई एक कंपाइलेशन, जैसे स्पीडी का कंपाइलेशन बहुत ही बेहतरीन होता है, उसमें सारी चीज़ों को टॉपिक वाइज कवर किया जाता है, आप उसको देख सकते हैं। साथ ही इस चैनल पे जो है बिहार स्पेशल का अलग से करंट अफेयर कराया जा रहा है और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर भी करवाया जाएगा। तो अगर आप सिर्फ चैनल पे बने रहते हैं और यहाँ करंट अफेयर देखते रहते हैं तो इससे भी आपकी जो है पूरी तैयारी करंट अफेयर की हो सकती है। और बात करें गणित की, तो गणित में आप सिर्फ अगर प्रीवाईक्यू को करके जाते हैं, उससे संबंधित जितने भी टॉपिक हैं या उससे संबंधित जितने भी ट्रेंड हैं उसको कर लेते हैं तो गणित के भी सारे टॉपिक आप हल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप किताब की बात करें तो उसको जो है आप RS अग्रवाल से जाके देख सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं बिहार स्पेशल की। तो बिहार स्पेशल में कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं? प्राचीन वंश, उसके संस्थापक, बिहार एवं उससे जुड़े वेद, जैसे ऋग्वेद में बिहार को कीकट कहा गया है। सबसे पहला जो है मतलब वैदिक प्रमाण जो है अथर्ववेद में मिलता है बिहार का। प्राचीन विश्वविद्यालय संस्थापक, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, तो इस तरह के विश्वविद्यालय बिहार में स्थापित थे। उनके संस्थापक कौन थे? उनका स्थान कौन सा है? बौद्ध और जैन संगीति, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे हर बार एक क्वेश्चन पूछे जाती हैं। फिर अशोक, उससे संबंधित अभिलेख, चंपारण सत्याग्रह, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इससे हर बार एक पूछे जाते हैं और इस वर्ष भी पूछे जाने की प्रबल संभावना बनी रहेगी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में विभिन्न वर्गों का योगदान, जैसे छात्रों का योगदान, महिलाओं का योगदान, किसानों का योगदान, इसको आप अच्छे तरीके से देख लेंगे। फिर बिहार के पठार, पहाड़ी, बिहार की मिट्टियाँ, गंगा नदी अपवाह क्षेत्र, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे हर बार एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कौन कौन से जिले गुजरते हैं, इसकी लंबाई कितनी है, इसके अपवाह तंत्र कैसी है, ये सारी चीज़ें जो है, इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर बिहार में कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, फसल उत्पादक जिला, नहर, कुंड और जलकुंड, बांध, ये सब क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बिहार की जनगणना, इससे हर बार जो है एक प्रश्न पूछे जाते हैं। बिहार के राष्ट्रीय उद्यान, उद्योग संबंधित जिले, बिहार की जनजाति, बिहार में फसलें, बिहार में खनिज और बिहार के सीमावर्ती जिले एवं राज्य, तो ये बिहार के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगर आप बात करें किताब की, तो इसमें दो किताबें महत्वपूर्ण हैं, या तो आप क्राउन की किताब को रेफर कर सकते हैं या फिर कम समय पढ़ना चाहते हैं तो आप लुसेंट को भी जाकर पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ जो BPSC में पूछे गए प्रश्न है उसके PYQ को भी देख लेंगे तो आप बिहार के सारे प्रश्नों को हल करने की स्थिति में होंगे। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने पूरी रणनीति को बताया कि BPSC को जो 69वीं है उसको क्वालिफाई करने के लिए आप किस रणनीति को अपना के कैसे सफल हो सकते हैं। अगर आप मेरी बात मानते हैं और सिर्फ इस 165 टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने की स्थिति में होंगे। साथ ही साथ आपकी जो अपनी रणनीति है आप उसको फॉलो करते रहें। और पढ़ने की तरीका की बात करें तो आप लोगों को पता है कि बिहार में जो 4 सब्जेक्ट हैं, खासकर हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर और बिहार स्पेशल, इसे 100 प्रश्न पूछे जाने की परंपरा रही है। तो आप अपना स्टडी जो है आप उसको 2 भागों में बांट सकते हैं। आप 70+30 का जो है रेशियो अपना सकते हैं। 70% आप इन 4 सब्जेक्ट को दीजिए और 30% जो है बाकी बचे हुए सब्जेक्ट को आप देखें, अपनी तैयारी जो है बेहतरीन कर सकते हैं। तो चलिए इसी तरीके से आप पढ़ाई निरंतर जारी रखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। चलिए, धन्यवाद।